नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को तैयार करेंगे जो कि 2023 से 24 के लिए जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपसे इसकी तिथि भी पूछी जा सकती है। कब इसको जारी किया गया? तो 22 फरवरी को जारी किया गया था। और किसने जारी किया? तो याद रखिएगा, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने इसको जारी किया। याद रखिएगा, यह छठा अवसर था जब खन्ना जी ने इसको जारी किया। याद रखिएगा, क्रम भी याद रखिएगा। बात करें संविधान में इसका कहीं उल्लेख है तो बजट शब्द का दोस्तों कहीं भी हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। फिर किसका उल्लेख है दोस्तों? आर्थिक लेन देन संबंधी विवरण के नाम से जो है संविधान के अनुच्छेद 202 में यह बात कही गई है, या फिर ये प्रावधान है कि राज्य सरकार जो है प्रति वर्ष आर्थिक लेन देन के विवरण को जो है सदन में प्रस्तुत करेगी। तो याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 202। दोस्तों, बजट से जो है 2 से 3 सवाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। यह यूपीपीसीएस 2023 के साथ साथ जो भी उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षाएं हैं सभी के लिए नितांत उपयोगी है। तो याद रखिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो खन्ना जी जो है बजट प्रस्तुत करते हैं और उनका कहना है, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। याद रखिएगा, जनसंख्या पूछी जा सकती है। 24 करोड़। हमारा प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है, अपितु गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर विद्यमान हैं। तो दोस्तों, ये जो चंद लाइनें हैं इनको मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के दौरान उत्तर को जो है प्रभावी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर निबंध वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान दोस्तों कतई रट लेना है, 8% से अधिक का है। याद रखिएगा, 8 दशमलव जो भी हो, परीक्षा में इतना ही पूछा जाएगा। याद रखना है, 8% जीडीपी में योगदान है किसका? यूपी का। और क्या कहा गया है? 21-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है 16.8% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई थी, लेकिन 2023-24 के लिए जो है यह वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? याद रखिएगा, 19%। तो दोनों आपको याद रखनी है, 16.8 और 19%। कैसे याद रखना है दोस्तों? 16 इस तरह से उल्टा होता है, तो पहले वाली जो दर है वह 16% है, इसको सीधा कर देंगे 16 को तो 19% आ जाएगा। तो लक्ष्य जो है 19% का रखा गया है और पहले जो है वह 16% रही है। इस तरह से याद रखिएगा। फिर कहा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर पहले 14.4% थी, किंतु वर्तमान में दोस्तों कितनी हो गई? 4.2%। याद रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर बढ़ते हैं, लखनऊ में जो है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भव्य एवं अत्यंत सफल आयोजन किया गया। याद रखिएगा, आपसे तारीख भी पूछी जा सकती है, कब आयोजन हुआ? 10 से 12 फरवरी के बीच। ठीक है, कहाँ आयोजन हुआ? तो स्वाभाविक सी बात है, बड़ा एक समारोह है, तो लखनऊ में ही, राजधानी लखनऊ में ही इसका आयोजन हुआ होगा। तो सीधे पूछा जा सकता है कि कहाँ इसका आयोजन हुआ। और इस समिट में जो है क्या कहा गया दोस्तों? 33.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, और उनमें से सर्वाधिक जो समझौते थे वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से। ठीक है, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स थे। संख्या चाहे तो छोड़ दीजिएगा, बाकी ये सब सरकार की तारीफ में जो कसीदे पढ़े गए हैं इनको आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जो है पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। मज़ा लेने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 दिसंबर
2022 से 30 नवंबर 2023 के मध्य विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह G20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत को प्राप्त हुआ है, ऐसा कहा गया है और सच भी है। आपको ये डेट याद रखनी, 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक जो है भारत G20 की मेजबानी करेगा। इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश क्यों चर्चा में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों, आपको ये शहर कतई रट लेने हैं, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में कुल 11 बैठकों का आयोजन होगा। ये 11 भी आपको रटना है, 11 बैठकें आयोजित की जाएंगी। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है अवार्ड प्राप्त करने में, और इसके साथ ही दोस्तों डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित करने में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है, रट जाइएगा। ठीक है, फिर चाहे आवास योजना हो या एमएसएमई का मामला हो या फिर शौचालयों का मामला हो या फिर स्मार्ट सिटी का मामला हो या फिर डीबीटी का मामला हो, सभी में अव्वल है उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस स्थान पे है, तो आपको याद रखना है पहले स्थान पे है। दुग्ध उत्पादन, ठीक है, गन्ना, चीनी उत्पादन और एथेनॉल की आपूर्ति में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, यह भी आपको रटना है। इसके साथ ही कृषि निवेशों पर किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य भी है, यह भी याद रखिएगा। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में, ठीक है, सर्वाधिक डोज देने वाला जो है वह राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। मतलब कोरोना के वैक्सीनेशन के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या है तो स्वाभाविक सी बात है सर्वाधिक वैक्सीनेशन भी होगा। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग, कतई रटना है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, के तहत उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर, यह टर्म आपको याद रखना है, के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, सीधे सवाल पूछा जाएगा कि स्टार्टअप रैंकिंग के मामले में उत्तर प्रदेश को किस नाम से सम्मानित किया गया है या किस रूप में सम्मानित किया गया है, तो इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। किसानों की बात करते हैं, गन्ने के साथ अंतः फसली, जी हाँ दोस्तों, गन्ना हुआ, गन्ने के साथ आपने देखा होगा, यदि आप पश्चिमी यूपी से बिलोंग करते होंगे तो कुछ लोग और भी फसल की बुआई कर देते हैं, जैसे मूंगफली लगा देना या फिर पिपरमेंट या शिवाली, इस तरह की फसलें। उसके साथ शुरुआती अवस्था में जब गन्ने की फसल ज़्यादा बड़ी नहीं होती है तो उसको साथ में कर लेते हैं। तो कहा गया है कि अंतः फसली खेती से कृषकों को लगभग 25% की अतिरिक्त आय हुई है, याद रखिएगा 25%। महिला और बाल विकास से देख लेते हैं, सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये तक की धनराशि प्रदान की जा रही है, याद रखिएगा, यह राशि भी याद रखनी 15,000। और कहा गया है कि बजट में इसके लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो सही जवाब है 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसको रट जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1,050 करोड़। सामूहिक, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो रट जाइएगा महिला सामर्थ्य योजना। देखिए दोस्तों, हर योजना के लिए आपको जो धन की व्यवस्था की गई है वह रटना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा उसको नज़र में रखिए तो अच्छा रहेगा। तो 63 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है बजट में। फिर है कानून एवं शांति व्यवस्था को देखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रक्रिया में, तो 3, याद रखना कितनी, 3 पीएसी बटालियन के गठन की बात
की जा रही है, मतलब किया जा रहा है, ऐसा उपलब्धि के तौर पे गिनाया गया है। युवाओं की बात करते हैं, यह संख्या जरूर याद रखिएगा, 3 पीएसी बटालियन जो है गठित की जा रही हैं यूपी में। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, छात्र छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि उनका तकनीकी विकास भी हो सके बच्चों का। हाँ, वो अलग बात है, कुछ और उसमें करें। तो इसके लिए आपको यह धनराशि भी याद रखनी है, कितनी व्यवस्था की गई है, तो 3600 करोड़ की। दोस्तों, याद रखने का एक और तरीका बताऊं आपको, जो भी धनराशि दी जाए उसको जो है होल नंबर में, मतलब पॉइंट छोड़ दिया करिए, और जितना याद रखने में आपको सुलभता रहे या फिर आसानी रहे, वही नंबर याद रखा करिए। जैसे 3600 याद रखना आसान है, तो इसको याद रखा जा सकता है। इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु बहुत महत्वपूर्ण रट जाना है, 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सीड फंड मतलब जो भी स्टार्टअप है उसकी शुरुआत में जो भी पूंजी लगती है, जैसे पौधा जो है बीज से ही उत्पन्न होता है ना, सीड, तो बीज के लिए जो भी चीज़ें एकत्र करने के लिए, उर्वरक हो गया, जल सिंचाई इत्यादि सब चीज़ें जो हैं, इनको संपादित करने के लिए जो पैसा, जो फंड ज़रूरत पड़ता है, उसको सीड फंड कहते हैं। तो ऐसे ही फंड की व्यवस्था की गई स्टार्टअप्स के लिए। कितने रुपए की? तो 100 करोड़। याद रखिएगा, रट जाइएगा कतई। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए, जी हाँ, उसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटेड फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। याद रखिएगा। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों में पत्र पत्रिकाएं अखबार इत्यादि लेने के लिए जो है 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा। मनरेगा योजना के तहत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अब तक जो है 22-23 में अब तक प्रदेश में 26,29,000 मानव दिवस सृजित किए गए हैं, और ऐसा करके जो है उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एकदम रट जाइएगा। एमएसएमई अधिनियम 2020 के माध्यम से इकाइयों को, जी हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि एमएसएमई अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, तो याद रखिएगा 2020 में। उद्देश्य क्या है? 1000 दिवस तक किसी भी विभाग से निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है एमएसएमई अधिनियम 2020 के तहत। जो भी नई इकाइयाँ स्थापित होंगी उनके लिए 1000 दिवस तक कोई जांच वांच नहीं होगी, निरीक्षण विभाग जो है नहीं करेगा। निवेश मित्र आपसे पूछा जा सकता है क्या है? इसके माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति, लाइसेंस, अनुमति आदि प्राप्त करने के लिए सहूलियत प्रदान की जाती है ऑनलाइन। याद रखिएगा। तो निवेश मित्र एक तरह का पोर्टल है जिसपे जो उद्यमी हैं उनकी कागजी कार्रवाई को आसान किया जाता है, लाइसेंस वगैरह प्रदान किए जाते हैं निवेश मित्र के माध्यम से। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति दोस्तों 2020 के अनुसार क्या है? अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार चाहे छोड़ दीजिएगा, 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य भी रखा गया है। याद रखिएगा, 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति का यह उद्देश्य है। सामाजिक सुरक्षा की बात करें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आपको पता होगा, रेहड़ी पटरी वाले जो लोग रहते हैं, ठेला लगाने वाले, उनको ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था, शुरुआत की गई थी। तो रुपए का ऋण वितरित करने के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आपको यह नहीं याद रखना है कि कितना ऋण वितरित किया गया है, ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन या फिर इसके माध्यम से सर्वाधिक ऋण वितरित करने के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। श्रमिक कल्याण की बात करें तो कामगार मृत्यु दिव्यांगता सहायता योजना के तहत दोस्तों क्या किया गया है? कुछ बदलाव किए गए हैं। उसमें कहा गया है कि मृत्यु की दिशा में यदि श्रमिक जो है कार्यस्थल पर उसकी मृत्यु हो जाती तो 5 लाख रुपए मिलेंगे।
स्थायी दिव्यांगता में उसको 4 लाख रुपए मिलेंगे और आंशिक दिव्यांगता में जो है उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। फिर है 490 ग्राम पंचायतों या शहरी वार्डों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। नया सवेरा योजना का संचालन किया गया है। ये काम करके नया सवेरा योजना का उद्देश्य ही यही है, बच्चों को जो है श्रम से मुक्त कराकर उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। तो नया सवेरा, आप इसका उद्देश्य जरूर याद रखिएगा। फिर है असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए जो है 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो पूछा जाए कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किससे संबंधित है, तो असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों से संबंधित है, याद रखिएगा। अवस्थापना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो मेरठ से प्रयागराज तक जो है 594 किलोमीटर लंबे लगभग मतलब 36,230 करोड़ लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। तो ये तो सभी जान रहे हैं कि प्रगति पर ही है, बस यहाँ पर मेरा उद्देश्य यही है कि आप इसकी लंबाई जरूर याद रखें, 594 किलोमीटर। और हमने इसको विधिवत पढ़ा भी है, कहाँ से कहाँ तक, मेरठ से प्रयागराज तक। जी हाँ, करंट अफेयर्स के लिए जो है पूरा ई दृष्टि का आपको निचोड़ दे रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीनों का ये करंट मिल रहा है। इसके साथ ही पहले का भी करंट आपको दिया जा रहा है, नवंबर, दिसंबर, सब जो है आपको उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पे, टारगेट करंट पे, और हैंड रिटन उपलब्ध है, ये अभी याद रखिए। तो खटाखट तैयारी करने में आपको आसानी रहेगी, तो ज़रूर वहाँ से देखिए। और संभवतः जो है इतना प्रयास करिए कि करंट अफेयर जो है अक्टूबर, कम से कम अक्टूबर नहीं, इससे पहले हो जाए, एक आध महीना वो चलेगा, लेकिन इसके बाद वाला थोड़ा घातक सिद्ध होगा। तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक हमको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। इसके लिए घटना सार का निचोड़ नाम से जो है पूरा जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स कवर किया गया है। उसको यदि देख लेंगे तो कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अचूक मारक सामग्री नाम से नवंबर दिसंबर का माहवार मतलब महीने के अनुसार मंथली जो है करंट अफेयर्स भी आपको दिया गया है, तो वो भी देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत रहिए, जो दे रहा हूँ उतना काफ़ी है, उससे बाहर नहीं जाएगा। और इसके प्रमाण जो हैं आप हाल की परीक्षाओं में देख सकते हैं। फिर वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 21,696 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। यह आंकड़ा आपको याद रखना है, कुछ नहीं तो इतना जरूर याद रखिएगा, 21,600 किलोमीटर लंबाई की सड़कें जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बन गई हैं। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो यह जो है पढ़ लीजिएगा। मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, लाख रोकें ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा। जी हाँ, ऊर्जा का संचार करने के लिए अच्छी है, तो इसको पढ़ जाइए, अच्छे से आत्मसात कर लीजिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन जो है 23 सितंबर 2018 से किया जा रहा है। यह भी याद रखिएगा, इसकी शुरुआत ही यहीं से हुई थी। लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। क्या खास है? खास यही है कि इसके लिए सरकार ने कितने रुपए का इंतजाम किया है, तो याद रखिएगा 400 करोड़ का। यह आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से 45 जनपद मेडिकल कॉलेज जो हैं स्थापित किए जा चुके हैं और आगे जो है अन्य कॉलेजों पर काम चल रहा है। तो याद रखिएगा 45 जनपद 45 जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। फिर है प्रदेश सरकार द्वारा पहला इन्वेस्टर समिट दोस्तों 2018 में हुआ था, यह भी याद रखिएगा। और इस बार वाला अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ, लखनऊ में आयोजित हुआ।
भारत में व्यवसाय में सुगमता रैंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है। उस रैंकिंग में 12 स्थानों का इसने सुधार किया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। अब किस स्थान पर आ गया है? तो याद रखना है, दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, एकदम इसको रट लेना है, दूसरे स्थान पर है। फिर है एमएसएमई नीति 2022 के अनुसार जो है रोजगार सृजन में 15% वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है। एमएसएमई नीति जो है 2022 में आई, यह भी याद रखिएगा। और एमएसएमई इकाइयों को प्रथम बार 4 करोड़ रुपए तक पूंजी उपादान उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है, यह भी याद रखिएगा। वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में पुनः दोस्तों वही सवाल रिपीट कर दिया है जो बन सकने की बात अभी मैंने ऊपर कही थी। 21,696 या फिर 21,600 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण अब तक किया जा चुका है। फिर है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का किसका? उत्तर प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उसका 240 लाख हेक्टेयर उत्तर प्रदेश का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240 लाख हेक्टेयर है, याद रखिएगा। और इसमें से 188, याद रखिएगा, पॉइंट वाला छोड़ दीजिएगा, 188 लाख हेक्टेयर भूमि जो है कृषि योग्य है। और दोस्तों इसमें भी 165 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है। तो याद रखना 188 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य है, लेकिन 165 लाख पर ही कृषि कार्य होता है। तो ये तीनों आंकड़े रट जाइएगा, 240, 188 और 165। ये जो है मुख्य परीक्षा में भी आप इसको उत्तर लेखन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है 2023-24 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है 25,300 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। याद रखिएगा, जल जीवन मिशन 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2024 तक जो है हर घर जल जो है पेयजल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो कितना? 25,300 करोड़ या फिर 25,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। याद रखिएगा, 9 एयरपोर्ट। ठीक है, 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। ठीक है, इन्हीं 9 में याद रखना है जेवर तथा अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। याद रखना है, तो 3 क्रियाशील हो गए, 2 निर्माणाधीन। तो कुल कितने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में? 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। तो जो क्रियाशील हैं वो भी रटना है, आपको याद रखना है, और जो निर्माणाधीन है वो भी। और खासकर क्रियाशील वाला जरूर याद रखिएगा, 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। और अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक दोनों को मिला दिया जाए या फिर राष्ट्रीय, तो कुल 9 हैं, याद रखिएगा। आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी बात की, तथा 16 एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट बन जाएंगे। और इस तरह से 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। फिर है गांव को जो है 18 से 20 घंटे बिजली दिए जाने का रोस्टर निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। दो 2021-22 में जो है बिजली की औसत उत्पादन उपलब्धता जो है वह कितनी रही है? तो 2998 मेगावाट प्रतिदिन रही है, या फिर 4000 मेगावाट, यह भी याद रखिएगा। निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50% की छूट प्रदान की गई थी, याद रखना है 2022-23 में। लेकिन दोस्तों जो भी अब बचे हुए निजी नलकूप उपभोक्ता हैं उनका जो भी विद्युत बिल बचा हुआ है
उसको जो है 2023-24 में बढ़ाकर 100% जो है माफ़ करने की बात कही गई है। मतलब उसकी छूट की बात की गई, 100% वो तो फिर वो माफ़ी हो जाएगा। बुंदेलखंड में स्थापित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए केंद्र सरकार तथा जर्मनी की संस्था, याद रखिएगा जर्मनी की संस्था का नाम पूछा जा सकता है, KfW की सहायता से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकेंड परियोजना के अंतर्गत जो है व्यवस्था की गई है सिस्टम बनाने के लिए। कितने रुपए की तो ये नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखिएगा कि बुंदेलखंड में जो सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है वह जो है जर्मनी की KfW कंपनी की मदद से की जा रही है, याद रखिएगा। विद्युत वितरण क्षेत्र की कुशलता एवं क्षमता वृद्धि के लिए केंद्र सरकार की सहायता से रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम प्रारंभ की गई है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। नीति के अंतर्गत क्या कह रही है सौर ऊर्जा नीति? कह रही है कि 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जो है इस नीति का उद्देश्य है। 5 वर्षों में 22,000, याद रख लीजिएगा इसको, 22,000। फिर उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और यह जो है आगामी 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। तो यह धन जो है छोड़ दीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति जो है आगामी 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। अब जान ही रहे हैं कि क्या होता है जैव ऊर्जा में, तो ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत है नहीं। शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। वाराणसी पहला ऐसा शहर है जो परिवहन के लिए रोपवे निर्माण किया है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए जो है 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अमृत योजना दोस्तों क्या है? अमृत योजना में जो है जलापूर्ति एवं सीवरेज की व्यवस्था की जाती है, याद रखिएगा। महाकुंभ मेला बहुत महत्वपूर्ण है जो कि 2025 में आयोजित होगा, उसके लिए कितने रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में? तो याद रखिएगा 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कैसे याद रखना है? 2025 में इसका आयोजन होगा तो 2500 करोड़ रुपए भी इसके लिए अलग से निकाले गए हैं। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए जो है 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अमृत 2.0 के अंतर्गत पेयजल और सीवरेज तथा वाटर बॉडीज पर ध्यान दिया जाता है, याद रखिएगा। सीधे पूछा जाएगा कि अमृत 2.0 किससे संबंधित है। 2023-24 में लगभग 180% की वृद्धि करते हुए, अरे ये सब छोड़िएगा दोस्तों, इसको छोड़िएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत जो है 86 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, याद रखना है कितने? 27,007 करोड़ और 86 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा, जो कि 100% वृद्धि को दर्शाता है। इतना ही याद रखिएगा, 27 करोड़ की बात हो रही है क्योंकि 86 लाख वाक छोड़ दीजिएगा, 27 करोड़। फिर है आकांक्षी नगर योजना के लिए जो है 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, यह भी याद रखना है। ग्रामीण विकास से संबंधित देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है आपको पता ही होगा आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो इसके लिए कितने रुपए की व्यवस्था की गई है? 9,000 करोड़ रुपए की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए दोस्तों 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। CR का मतलब करोड़ है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य गांव के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। बस इतना ही याद रखिएगा, इसका आवंटन छोड़ दीजिएगा। सुदूर ग्रामों को विकास खंडों एवं कस्बों से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों का संवर्धन, प्रशिक्षण और उनके संरचनात्मक ढांचे का विकास किया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। गांव में ई गवर्नेंस विस्तार करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है। कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीकी से प्रशिक्षित करने के लिए द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन जो है 17,000 किसान पाठशालाओं के माध्यम से किया जाएगा। इस बजट में यह प्रावधान किया गया है। कितनी पाठशालाएं? 17,000 रट जाइएगा। द मिलियन फार्मर्स स्कूल किससे संबंधित है? जो कृषक हैं उनको नवीन कृषि से संबंधित नवीन तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना इन स्कूलों का उद्देश्य है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए जो है 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जी हाँ दोस्तों, क्या कहा गया है कि 49 जनपदों में जो है गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारंभ किया गया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत। इतना ही याद रखिएगा, इसका आवंटन छोड़ दीजिएगा। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु बहुत महत्वपूर्ण है 55.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह भी याद रखिएगा। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु जो है 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान सरकार द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से उपलब्ध कराने के लिए 2017 से जो है एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ की गई है। याद रखिएगा, सीधे पूछा जाएगा कि एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म क्या है? तो सही जवाब होगा सरकार के द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान करने वाली एक मैकेनिज्म। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह धन छोड़ दीजिएगा दोस्तों। बस इतना याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, बांदा तथा मेरठ में अवस्थापना कार्यों के लिए 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसको छोड़ सकते हैं आप, केवल यही याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। इसको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता भी है, यह भी याद रखना है। बढ़ती जनसंख्या और घटती हुई कृषि योग्य भूमि के कारण दुग्ध व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो भूमिहीनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो है अतिरिक्त आय का मौका उपलब्ध करा सकता है। तो ऐसे में जनपद मेरठ और वाराणसी में जो है डेयरी परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। तो इसका वाला आवंटन याद रखिएगा, दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 का। प्रदेश में निराश्रित बेसहारा गौवंश की समस्या के समाधान के लिए जो है 187 बृहद गो संरक्षण केंद्र जो हैं बनवाए जाएंगे। याद रखिएगा कितने? 187। बात करी जाए छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए कितने रुपए जो हैं बजट में निकाल के रखे गए हैं? तो 750 करोड़ रुपए।
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो है 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 बहुत महत्वपूर्ण है के लिए जो है 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना भी प्रस्तावित है। सीधे पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिएगा सहारनपुर में। जिला सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा जो है सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह कथन विकल्पों के रूप में दे दिया जाता है। तो चौथा है कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग है, याद रखिएगा दूसरा। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए अधिकाधिक और रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा सृजन के लिए उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की गई है। इसके लिए जो है 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी बजट में की गई है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है, तो याद रखना है 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन को जो है अगले 5 वर्षों में युवाओं के लिए वितरित किए जाने से संबंधित है। इसके लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 20,255 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है, तो याद रखना है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास और विद्यालयों को स्मार्ट किए जाने से संबंधित है। तो ऑपरेशन कायाकल्प के लिए जो है 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायतों में जो है डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, आप लोग इसको कर लीजिएगा। केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री योजना जो है चलाई जा रही है। किस लिए चलाई जा रही है, तो याद रखिएगा शिक्षा को अपग्रेड करने से संबंधित है। शिक्षा और उससे संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अपग्रेडेशन से संबंधित योजना है पीएम श्री, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कूलों के पुनरुद्धार से संबंधित योजना है, याद रखिएगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रोजेक्ट अलंकार चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट अलंकार किससे संबंधित है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। भारत में पहली बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्रदान हुई है, याद रखिएगा। किसे दी गई है यह रैंकिंग, तो कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को। उत्तर प्रदेश के 4 विश्वविद्यालय जो हैं विश्व स्तरीय रैंकिंग जिसको QIS रैंकिंग कहते हैं, उसमें 4 विश्वविद्यालयों को स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब उसमें जो है भाग ले रहे हैं। QIS रैंकिंग के लिए कितने, 4, याद रखिएगा। विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, याद रखिएगा माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय। फिर है देवी पाटन मंडल में जो है माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो 3 जगह स्थापना की जाएगी। तीनों के लिए 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि आपसे धन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सरल है, 3 को एक ही तरह का आवंटन किया गया है तीनों को, तो याद रखना सरल है इसलिए बता दिया है। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जो है 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। खेल विकास कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था
की गई है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खेल विकास कोष, जनपद मेरठ में जो है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सहारनपुर, फतेहपुर एवं बलिया में जो है स्पोर्ट कॉलेज का निर्माण प्रस्तावित है। याद रखिएगा, मेरठ में बन रहा है, बाकी सहारनपुर, फतेहपुर और बलिया। फिर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? वैदिक विज्ञान केंद्र में जो है गणित विज्ञान, वैदिक विज्ञान और न्याय शास्त्र सहित शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मिर्जापुर में जो है प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर, माँ अष्टभुजी देवी मंदिर और काली खो मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि यह मंदिर कहाँ अवस्थित हैं, तो तीनों मंदिर जो हैं मिर्जापुर में अवस्थित हैं। अयोध्या एवं चित्रकूट की भांति जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना की जाएगी। तो पूछा जाए कि भजन संध्या स्थल कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो चित्रकूट में पहले से है, अयोध्या में भी पहले से है, तीसरा प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। सीतापुर में जो है दोस्तों जो तपोस्थली नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी, यह भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में जो है पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। शक्तिपीठ मां शाकुंभरी देवी के मंदिर का विकास किया जाएगा, पर्यटन की दृष्टि से इसको और उन्नत किया जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है यह मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो याद रखना सहारनपुर में अवस्थित है, सहारनपुर। बौद्ध परिपथ के पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो है 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि से की जाएगी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। कितने रुपए से? 2.5 करोड़ रुपए से। ऐसा ही दोस्तों श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद जो है 2.5 करोड़ रुपए से स्थापित किया जाएगा, तो यह भी याद रखिएगा, यह सीतापुर में स्थापित की जाएगी। वन एवं पर्यावरण संबंधित देख लेते हैं। वनावरण और वृक्षावरण जो है प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण में जो है 15% तक की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्षा काल 2023 में जो है वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधे जो हैं लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा, कहाँ की जाएगी? लखनऊ स्थित कुकरैल वन में। फिर है प्राथमिकता में सम्मिलित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना के लिए 103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। याद नहीं रखना कितने की, बस इतना याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है प्रयागराज में बनाया जा रहा है। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा के लिए जो है कैमरा और अन्य सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया है ये। फिर अन्नपूर्ति योजना के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में, यह भी याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यह योजना प्रदेश के कितने जनपदों में संचालित की जा रही है? तो सही जवाब है 71 जनपदों में संचालित की जा रही है। जनपदों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रत्येक राजस्व मंडल में जो है
कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के अध्ययन के लिए जो है अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन हैं। महात्मा गांधी पेंशन योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, जो निर्माण श्रमिक हैं दोस्तों, जिनकी 60 वर्ष की आयु हो चुकी है, वह इसके पात्र हैं, याद रखिएगा। और इनको जो है प्रति माह 1000 रुपये की दर से पेंशन दी जाती है, यह भी आपको याद रखना है। इसकी चर्चा बजट में की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं राजस्व की। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है उत्तर प्रदेश में। इसके अंतर्गत परिभाषा का विस्तार किया गया है। कृषक की परिभाषा का क्या है दोस्तों? दुर्घटनावश या दिव्यांगता की दशा में जो है अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 5 लाख रुपए। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जो बजट है उसका आकार कितना है? तो याद रखना 6,90,242 करोड़ रुपए, कतई रट जाना है। इसमें कितने रुपए की जो नई योजनाएं हैं वह सम्मिलित की गई हैं? तो याद रखना है 32,700 करोड़ रुपए की। तो 6,90,242 करोड़ और 32,700 करोड़ की नई योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। राजकोषीय घाटा आपसे पूछा जाता है। राजकोषीय घाटा जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 3.48%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपसे कभी कभी रुपए भी पूछ लिए जाते हैं कि राजकोषीय घाटा है कितना? तो याद रखिएगा 84,883 करोड़ रुपए। बाकी ये सब इन्होंने आभार व्यक्त किया है। और आपसे पूछा जा सकता है कि किस दिन बजट को जो है प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा 22 फरवरी 2023। तो दोस्तों बजट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने की संभावना थी उनको मैंने आपसे बता दिया है। और यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे पहले आपको मैंने पूरी PDF यह उपलब्ध कराई है, लेकिन यह जो PDF दूंगा यह हाईलाइटेड रहेगी, तो रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।